ओके, तो आज हम बायोमोलिक्यूल का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल को समझने से पहले मैं आपको एक हायरार्की बताता हूँ, राइट। तो अगर मैं कंसिडर करूँ एटम, एटम जो है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन एटम जो है वो किससे बनता है? एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। इससे बनता है एटम, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, राइट, बराबर है। और अगर यही मॉलिक्यूल कुछ स्पेसिफिक एटम का हो, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर यही मॉलिक्यूल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये ऑर्गेनिक जो नॉन मेटल से अगर फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली चार तरीके के बायोमोलिक्यूल है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। आपने इन सब के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी आपको कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये सब पता है ना। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली चार तरीके के हैं: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ओके, बायोमोलिक्यूल का जब ऐसे काफी सारे बायोमोलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तब उससे बनता है ऑर्गेनल। अब आप लोगों को बायोलॉजी थोड़ी सी आती है ना। ऑर्गेनल मतलब गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब ऑर्गेनल है। और ऐसे काफी सारे ऑर्गेनल जब कंबाइन होते हैं उससे बनता है सेल, राइट। और काफी सारे सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से और ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म, राइट। तो बायोमोलिक्यूल यहां पे आता है, राइट। तो बायोमोलिक्यूल है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये जब कंबाइन होता है उससे ऑर्गेनल फॉर्म होता है, ऑर्गेनल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, राइट, और ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली अगर मैं सिंपली बायोमोलिक्यूल को कंसीडर करूं, प्रोटीन, जैसे प्रोटीन मिल्क शेक है या कोई भी प्रोटीन है, वो लाइफलेस है, राइट, उसमें कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, तो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट जैसे कि राइस जो हो गया वो बेसिकली स्टार्च होता है विच इज कार्बोहाइड्रेट, राइट, वो लाइफलेस है, उसमें कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड जो है वो सब लाइफलेस मॉलिक्यूल है, उनकी खुद की लाइफ नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ स्पेसिफिक तरीके से अगर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो उससे हम ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं, मतलब लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? बायोमोलिक्यूल इज अ लाइफलेस मॉलिक्यूल विच कंबाइन इन अ स्पेसिफिक मैनर दैट इट फॉर्म अ लाइफ। तो बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? बायोमोलिक्यूल खुद एक लाइफलेस मॉलिक्यूल है जिसकी खुद की लाइफ नहीं है, राइट। लेकिन अगर वो कुछ स्पेसिफिक मैनर में अगर कंबाइन होता है या कुछ स्पेसिफिक मैनर में अगर वो अरेंज होता है तो वो लाइफ प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। ये समझ में आया? ओके, तो हमारे पास बेसिकली ये चार बायोमोलिक्यूल है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो हमें इस टॉपिक में इन चारों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन काफी बड़ा है, तो हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग,
अब ये जो टॉपिक है बायोमोलिक्यूल, ये बायोलॉजी में भी है, ठीक है, ये जो टॉपिक है वो बायोलॉजी में भी है, लेकिन बायोलॉजी में जो है वो बायोलॉजी का एस्पेक्ट ज्यादा है। इस टॉपिक में केमिस्ट्री में जो बायोमोलिक्यूल है, इसमें हमें जो हमारे बायोमोलिक्यूल होंगे उनके स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करना है, उनके स्ट्रक्चर और उनके कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम एक्चुअली में डिटेल में हम बायोमोलिक्यूल्स जो है वो इस टॉपिक में नहीं पढ़ने वाले, इसमें खाली हम केमिकल एस्पेक्ट या केमिस्ट्री का जो एस्पेक्ट है वही हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमें देखना है सबसे पहला बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसकी हमें केमिकल डेफिनेशन देखनी है। तो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? तो ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द कंपाउंड विच हैज अ फॉर्मूला लाइक CxH2OY। इस फॉर्मेट में अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मूला होता है उसे हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं C6H2O6, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि उसका फॉर्मूला इस फॉर्मेट में है, राइट। सुक्रोज या शुगर, केन शुगर कंसिडर करो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, राइट। तो इससे मैं C12H2O11 लिख सकता हूं, राइट। तो केन शुगर या सुक्रोज, इसका भी फॉर्मूला जो है वो इस फॉर्मेट में है, तो हम केन शुगर को भी अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, राइट। लेकिन ये जो ओल्ड डेफिनेशन है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है। पहला ड्रॉबैक क्या है कि ऐसे काफी सारे कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मूला ऐसे है, CxH2OY के फॉर्मेट में है, लेकिन उनके प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट जैसे नहीं है। फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिडिक एसिड? CH3COOH, राइट। इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, राइट। मैं C2H2O ट्वाइस लिख सकता हूं, हाँ। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन एसिडिक एसिड इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन एसिडिक एसिड के जो प्रॉपर्टीज है वो कार्बोहाइड्रेट से रिसेंबल नहीं होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रॉपर्टीज अलग है, एसिडिक एसिड के प्रॉपर्टी अलग है। तो हम एसिडिक एसिड को कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते, राइट। दूसरा ड्रॉबैक है, मतलब दूसरा एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है? HC डबल बॉन्ड OH, राइट। तो इसे मैं CH2O लिख सकता हूं, ओके। तो फॉर्मल्डिहाइड को भी अगर मैं कंसीडर करूं तो फॉर्मल्डिहाइड भी इस फॉर्मेट में है, राइट, CxH2OY के फॉर्मेट में है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड इज आल्सो नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ओके। तो हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस फॉर्मेट में है CxH2OY, बट दे आर नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ओके। दूसरा एग्जाम्पल है रैमनोज। रैमनोज का फॉर्मूला होता है C6H12O5, ओके, C6H12O5, ओके। अगर मैं इस कंपाउंड को कंसीडर करूं तो ये इस फॉर्मेट में नहीं है, बट रैमनोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, रैमनोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो बेसिकली ओल्ड डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है कि ऐसे भी मॉलिक्यूल है जिनका फॉर्मूला CxH2OY के फॉर्मेट में है, बट दे आर नॉट अ कार्बोहाइड्रेट।
और कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मूला इस फॉर्मेट में नहीं है बट एक्चुअली दे आर अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसीलिए हम इस डेफिनेशन को आगे नहीं पढ़ते हैं बिकॉज इसमें काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो फिर कार्बोहाइड्रेट की जो न्यू डेफिनेशन है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए? हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप, राइट? तो कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे इस केस में? एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, राइट? सो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, राइट? कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो सकता है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है, और ऐसे कंपाउंड जिनके हाइड्रोलिसिस के बाद हमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलता हो। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है? इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, या फिर ऐसे कंपाउंड है जिनके हाइड्रोलिसिस के बाद हमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिले। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, ये लिख लो। ओके, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसे हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बोला था कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देता है, राइट? तो हम कार्बोहाइड्रेट को पहले क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हाइड्रोलिसिस बिहेवियर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे उसके हाइड्रोलिसिस के बिहेवियर के हिसाब से, राइट? तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड इज अ कार्बोहाइड्रेट which cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy ketone। मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है और ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड का भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो हमारे पास नेचुरली 20 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, मतलब नेचर में 20 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है। कुछ मोनोसैकेराइड आपको पता भी होंगे, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ये सारे क्या है? मोनोसैकेराइड। ये क्या है? मोनोसैकेराइड। तो हम मोनोसैकेराइड को भी फर्दर क्लासिफाई करते हैं, किसमें? अल्डोस और कीटोस में। ठीक है, अल्डोस का मतलब क्या है? अल्डोस ऐसे मोनोसैकेराइड है जिनमें अल्डिहाइड ग्रुप है, बिकॉज हमने डेफिनेशन में बोला था कि कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो अगर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम कहेंगे अल्डोस, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा मोनोसैकेराइड में तो उसे हम कहेंगे कीटोस। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड का। ओके, तो मोनोसैकेराइड को हम किस के हिसाब से क्लासिफाई कर रहे हैं? हम मोनोसैकेराइड को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शनल ग्रुप। ओके, अगर अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल्डोस और कीटोन ग्रुप है तो कीटोस। ओके, अगेन मोनोसैकेराइड को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे भी हम मोनोसैकेराइड को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला है ट्रायोस। ट्रायोस में 3 कार्बन एटम होंगे, ये सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेट्रोस। टेट्रोस में 4 कार्बन एटम होंगे। नेक्स्ट है पेंटोस। पेंटोस में 5 कार्बन एटम होंगे। एंड फाइनली हेक्सोस। हेक्सोस में 6 कार्बन एटम होंगे। ये समझ में आया? ये लिख लो।
अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड देख रहे हैं। तो अल्डोस का मतलब क्या है? मोनोसैकेराइड में अल्डोस का मतलब है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास, और ऐसे मोनोसैकेराइड स्पेसिफिकली जिनके पास अल्डिहाइड ग्रुप है। और ट्रायोस का मतलब क्या है? ऐसे मोनोसैकेराइड जिनके पास 3 कार्बन एटम है। तो मैं सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन एटम है, 1 2 3, और उसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट, राइट। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम कहते हैं अल्डो ट्रायोस। अल्डोस, वो अल्डोस भी है और ट्रायोस भी है, ठीक है। ट्रायोस का मतलब है कि उसमें 3 कार्बन एटम है। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड इज अल्डो ट्रायोस क्योंकि उसमें 3 कार्बन एटम है। वो मोनोसैकेराइड है, इसे मोनोसैकेराइड कहेंगे बिकॉज मोनोसैकेराइड इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो हमारे पास यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है एटलीस्ट 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, राइट। सो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है ये, राइट। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3, इसीलिए इसे हम ट्रायोस कह रहे हैं, राइट। तो इसका ओवरऑल नाम क्या हो गया? इट इज अल्डो ट्रायोस। इसे हम क्या कहेंगे? अल्डो ट्रायोस। नेक्स्ट, कीटोस। कीटोस मतलब ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो कीटोन, कीटोस के लिए ट्रायोस का कौन सा एग्जांपल है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। उसका एग्जांपल कौन सा है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3। सो इट इज ट्रायोस बिकॉज 3 कार्बन एटम है, एंड कीटोस बिकॉज इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसे हम कहेंगे कीटोट्रायोस। इसे हम क्या कहेंगे? कीटोट्रायोस। ये समझ में आया? ओके, अब हम टेट्रोस पे चलते हैं। टेट्रोस में क्या होगा? ऐसे मोनोसैकेराइड जिनके पास 4 कार्बन एटम है। ऐसे मोनोसैकेराइड जिनके पास 4 कार्बन एटम है। तो उसका एग्जाम्पल होता है डी इरिथ्रोस। उसका एग्जाम्पल क्या है? डी इरिथ्रोस। तो इसमें देखो 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है, राइट। तो इट इज टेट्रोस एंड इट हैज अ अल्डिहाइड ग्रुप। इस मोनोसैकेराइड के पास अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे कहेंगे अल्डोटेट्रोस। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? अल्डोटेट्रोस। तो अल्डोटेट्रोस का एग्जांपल क्या है? इरिथ्रोस। ओके, और अगर मेरे पास कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है और 4 कार्बन एटम होंगे किसी मोनोसैकेराइड में, तो उसे हम कहेंगे कीटोटेट्रोस, राइट। उसे हम क्या कहेंगे? कीटोटेट्रोस। तो कीटोटेट्रोस में इस मोनोसैकेराइड में क्या होगा? इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा, राइट। कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4, राइट। नंबर ऑफ कार्बन एटम है 4, इसीलिए टेट्रोस, एंड कीटो ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए कीटोस, राइट। सो इट इज अ कीटोटेट्रोस। और उसका एग्जांपल होता है इरिथ्रोलोज। इसका एग्जांपल क्या है? इरिथ्रोलोज। नेक्स्ट है पेंटोज। पेंटोज में कितने कार्बन एटम होंगे? 5, राइट। और अब हम पेंटोज का अल्डोज फॉर्म देख रहे हैं, राइट। तो उसे हम कहेंगे अल्डो पेंटोज। तो अल्डो पेंटोज ये मोनोसैकेराइड है जिसमें 5 कार्बन एटम है और अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। जिसमें 5 कार्बन एटम है और अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है और CHO अल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? अल्डो पेंटोज। तो अल्डो पेंटोज का एग्जांपल क्या है? राइबोस। ये याद रखना है, अल्डो पेंटोज ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कीटोपेंटोज, राइट। कीटोपेंटोज में क्या होगा? कीटोपेंटोज ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसमें 5 कार्बन एटम है और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। जिसमें 5 कार्बन एटम है और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका एग्जांपल है राइबोलोज। इसमें देख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ये समझ में आया? ओके, नेक्स्ट जो है वो है हेक्सोस। नेक्स्ट जो है वो है हेक्सोस। सो हेक्सोस का मतलब क्या होगा? ऐसे मोनोसैकेराइड जिनके पास
6 कार्बन एटम होंगे, राइट। ऐसे मोनोसैकेराइड जिनके पास 6 कार्बन एटम होंगे, राइट। तो उसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ओके, और ग्लूकोज को हम अल्डोहेक्सोस कहेंगे बिकॉज ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसमें 6 कार्बन एटम होते हैं, राइट। इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, अल्डोहेक्सोस। इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, अल्डोहेक्सोस। एंड कीटोहेक्सोस का एग्जांपल क्या है, कीटोहेक्सोस मतलब ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें 6 कार्बन एटम है और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज। ओके, इसका एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज। तो अगर मान लो एग्जाम में तुम्हें कभी क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये एक दूसरे के आइसोमर है, लेकिन कौन से आइसोमर है, पोजिशनल, चेन, फंक्शनल, किस तरीके के आइसोमर है। अगर क्वेश्चन पूछा कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ये कौन से आइसोमर्स है, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है, राइट। बिकॉज अल्डिहाइड एंड कीटोन ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है, राइट। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसीलिए ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये समझ में आया ना। ओके, ये लिख लो। नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ अगर हाइड्रोलिसिस हम देखते हैं उसे हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट है जिन जो जब हाइड्रोलिसिस होते हैं उसके बाद हमें 2 to 10 मोनोसैकेराइड मिलते हैं। ओके, तो ओलिगोसैकेराइड आर दोस कार्बोहाइड्रेट, वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं। मोनोसैकेराइड मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज नहीं होते, और अगर हाइड्रोलाइज भी हुए तो वो कोई दूसरा कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ओलिगोसैकेराइड का जब हाइड्रोलिसिस होगा तब हमें कितने मोनोसैकेराइड मिलेंगे, 2 to 10। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड इज कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ओलिगोसैकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके हाइड्रोलिसिस के बाद हमें 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड मिलेंगे, राइट। अब ओलिगोसैकेराइड को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड इट गिव्स। फॉर एग्जाम्पल, सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होगा तब हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तब हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, इसीलिए हम सुक्रोज को डाइसैकेराइड कहते हैं। बिकॉज सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होगा तब हमें 2 यूनिट मिलते हैं मोनोसैकेराइड के, राइट। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों मोनोसैकेराइड है, राइट। तो जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है तब हमें 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड मिलते हैं, राइट। इसीलिए हम सुक्रोज को क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड। सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड। सिमिलरली माल्टोज, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस जब होता है तब हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं ग्लूकोज के, हमें 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलते हैं, इसीलिए माल्टोज इज ऑल्सो डाइसैकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है लैक्टोज। तो लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है देन विल गेट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, तब हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इसीलिए लैक्टोज इज ऑल्सो डाइसैकेराइड। ओके, एंड रैफिनोज। ओके, रैफिनोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तब हमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज मिलता है। ठीक है, तो हमें 3 यूनिट मिल रहे हैं मोनोसैकेराइड के, राइट। इसीलिए हम रैफिनोज को क्या कहते हैं, इट्स अ ट्राइसैकेराइड। रैफिनोज जो है वो क्या है, ट्राइसैकेराइड। ओके, हम इसके आगे के जो कार्बोहाइड्रेट या ओलिगोसैकेराइड है उसे स्टडी नहीं करते हैं, तो हमें बस रैफिनोज तक पता होना चाहिए। रैफिनोज इज अ ट्राइसैकेराइड जिसके हाइड्रोलिसिस से हमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज मिलता है। ओके,
हाँ, तो ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप है पॉलीसैकेराइड। थर्ड टाइप कौन सा है? पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड भी एक कार्बोहाइड्रेट है जिसके हाइड्रोलिसिस से हमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे। पॉलीसैकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके हाइड्रोलिसिस के बाद हमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे। लार्ज नंबर का मतलब कितना है? इन थाउजेंड्स या लैक्स में। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो है वो मोनोसैकेराइड का पॉलीमर है, क्योंकि उसके हाइड्रोलिसिस के बाद हमें कितने मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं? लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। और अगर 2 to 10 तक होंगे देन इट इज ओलिगोसैकेराइड, और अगर हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रहा है देन इट इज मोनोसैकेराइड। ओके, तो पॉलीसैकेराइड के क्या क्या एग्जांपल है? पॉलीसैकेराइड का सबसे कॉमन एग्जांपल है स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। तो स्टार्च जो है, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च जो है वो पॉलीमर है ग्लूकोज का। तो अगर मैं स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मुझे लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं। स्टार्च को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमें लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं, राइट? इसलिए स्टार्च इज व्हाट? पॉलीसैकेराइड। सिमिलरली सेल्यूलोज, सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। स्टार्च जो है इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, एंड सेल्यूलोज जो है इट इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये मैं अल्फा और बीटा, ये जो एनोमर होते हैं ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड मतलब क्या है? पॉलीसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनके हाइड्रोलिसिस से लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मिलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, ये लिख लो। हाँ, सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट की जो है वो हम उसके सोल्युबिलिटी के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी के बेसिस पे हम शुगर को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक है शुगर और एक है नॉन शुगर। शुगर मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जो वाटर में सोल्यूबल है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जो स्वीट इन टेस्ट है। ओके, जनरली शुगर जो है वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, राइट? तो शुगर मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो वाटर में सोल्यूबल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है और स्वीट इन टेस्ट है। तो जितने भी मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड है वो सारे के सारे क्या है? शुगर। जितने भी मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड है वो सारे के सारे क्या है? शुगर। और नॉन शुगर क्या होता है? नॉन शुगर मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जो वाटर में इनसोल्यूबल है। ओके, नॉन शुगर मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जो वाटर में इनसोल्यूबल है, वो अमोर्फस सॉलिड है। क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में डिफरेंस पता है ना? तो अमोर्फस सॉलिड है और स्वीट इन टेस्ट नहीं है, मतलब जनरली वो टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट है इन्हें हम कहते हैं नॉन शुगर। तो जनरली पॉलीसैकेराइड इज नॉन शुगर। ओके, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। पॉलीसैकेराइड का सबसे कॉमन एग्जांपल होता है स्टार्च, राइट? और स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है? राइस में, राइट? तो अगर तुम राइस का एक पीस टंग पे रखते हो, जबान पे जब रखते हो, तो राइस इज टेस्टलेस, राइट? उसका कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं उसे यहाँ पे टंग पे रखता हूँ, जबान पे जब रखता हूँ, तो कुछ समय के बाद वो मीठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे टंग के अंदर अमाइलेज एंजाइम है, वो क्या करता है? स्टार्च को डिकम्पोज करता है। किसमें? ग्लूकोज में। बट ग्लूकोज इज अ शुगर, राइट? तो ग्लूकोज स्वीट इन टेस्ट है, ग्लूकोज मीठा है, राइट? तो स्टार्च जो है वो पॉलीसैकेराइड है, राइट? और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं उनका कोई टेस्ट नहीं होता, राइट? इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? नॉन शुगर। लेकिन जो मोनोसैकेराइड है और ओलिगोसैकेराइड है उन वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, राइट? उनका वो मीठे होते हैं, राइट? इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? शुगर। ये समझ में आया?
ओके, अब शुगर को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है कि ऐसे शुगर जो टॉलरेंस रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली टॉलरेंस रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट? तो ये खुद रिड्यूस होंगे। तो ऐसे शुगर जो टॉलरेंस रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसे शुगर को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। तो जनरल ऑलमोस्ट सारे के सारे जो एग्जांपल है शुगर में, वो सारे रिड्यूसिंग शुगर ही है, एक्सेप्ट वन शुगर। ओके, एक्सेप्ट वन शुगर, वो है सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट या फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है, इसीलिए हम सुक्रोज को क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसीलिए सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये जो है ये क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, ठीक है, ये लिख लो।